नमस्कार, education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे थे। कल की क्लास में नेशनल इनकम हम लोग डिस्कस किए थे और नेशनल इनकम का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था और आज हम नेशनल इनकम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमको देखना क्या क्या है अगले 1.5 घंटे में। पहले हम ये देखेंगे, कल हम CSO की स्थापना तक आपको बताए थे। आज हम ये देखेंगे CSO की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई थी, या यूं कहें कि CSO के विषय में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर, इसको हिंदी में आधार वर्ष बोलते हैं। उसके बाद फिर ये आज ही इसी टॉपिक में हम ये भी देख लेंगे चालू कीमत क्या होती है या चालू मूल्य क्या होता है, और इसके साथ साथ स्थिर मूल्य क्या होता है। फिर हम आज देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना करने संबंधी विधियां कौन कौन सी हैं, उन विधियों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाओं में हम देखेंगे GDP, GNP, NDP और NNP। इतनी चीजें आज कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेंगे, जिसको हम इस नाम से देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या कौन कौन से हैं नेशनल इनकम से संबंधित। आज की क्लास में दोस्तों हम इतना चीज कवर करेंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बेस ईयर जिसको आधार वर्ष बोलते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चालू मूल्य क्या होता है और स्थिर मूल्य क्या क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां क्या क्या हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य अवधारणाएं जिसको GDP, GNP, NDP और NNP। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इतनी चीजें हम अगले 1.5 घंटे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग जो कुछ भी नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करिए। यदि जो कुछ छूट भी जाता है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF हम लोग डाल देंगे। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका बाकायदा बढ़िया बेहतर एक नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी एक काम और करिएगा, यदि हम लोगों का काम पसंद आ रहा होगा, यदि हम लोगों की क्लास ठीक लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। CSO के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कल की क्लास में हमने बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में अंतरिम सरकार के अधीन जो वाणिज्य मंत्रालय था उसी के द्वारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था। उसके बाद एक अर्थशास्त्री थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में वर्ष 1949 में NIC नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था। उसके 2 साल पश्चात PC महालनोबिस की ही सिफारिश पर या इन्हीं की सलाह पर उनका मानना यह था कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय या अथवा उसकी जो अन्य अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित एक कोई संस्थान या कोई संगठन होना चाहिए जिसका यह काम होगा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित इनसे संबंधित जो भी आंकड़े होंगे उनका वह आकलन करेगा। तो उन्हीं के सुझाव पर 2 मई 1951 को, यदि आप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
की स्थापना की बात करेंगे तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय पूछा जाए आपसे कहाँ है तो आप बताइएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे, यह किसके अधीन यानी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो आपको बताना है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ये राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी से संबंधित आंकड़ों का आकलन करना। उसके बाद फिर ये कार्य कैसे करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने के लिए बेस ईयर का प्रयोग करता है। बेस ईयर जिसको हम आधार वर्ष भी बोलते हैं, आधार वर्ष का प्रयोग करता है। इसी आधार वर्ष के आधार पर दो चीजें और, एक निकाला जाता है चालू मूल्य और निकाला जाता है दूसरा स्थिर मूल्य। तो ध्यान देने की बात यह है कि वर्ष 2015 से पहले भारत में सीएसओ जब भी राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करता था तो वो स्थिर मूल्य के आधार पर करता था, लेकिन अब चालू मूल्य के आधार पर किया जाता है। इसके विषय में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के विषय में केवल इतना ही जानना है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस ईयर क्या है, चालू मूल्य क्या है और स्थिर मूल्य क्या है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की, समझने की आवश्यकता है। ध्यान से आप सुनेंगे तो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। लॉकडाउन में हम लोग की पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि घर बैठे आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि लॉकडाउन के खुलने के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे आप लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम ये कह रहे थे, हम पहले देखेंगे बेस ईयर। जिसको हिंदी में कहा जाता है आधार वर्ष। देखिए होता क्या है कि सीएसओ जिससे किसी एक पिछले वित्तीय वर्ष को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी पिछले वित्तीय वर्ष जिसको हम लेखा वर्ष भी बोलते हैं, किसी पिछले वित्तीय वर्ष को बेस ईयर यानी आधार वर्ष मानता है। कौन ये मानता है? सीएसओ। इसका निर्धारण कौन करता है? सीएसओ। पिछले किसी वित्तीय वर्ष को सीएसओ आधार वर्ष या बेस ईयर मानता है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान में बेस ईयर 2011-12 है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको बदलने की बातें चल रही है, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से अभी इसको बदला नहीं गया है। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बेस ईयर क्या है तो आप 2011-12 ही बताइएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है तो इसको समझने के लिए हम दो बातों को ध्यान में रखिएगा। मैंने ये कहा कि पिछले किसी एक वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष को चालू वित्तीय वर्ष कहा जाता है।
चालू वित्तीय वर्ष, जैसे इस समय जो चालू वित्तीय वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल से, आपको कल की क्लास में बताया गया था कोई भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक तो चालू वर्तमान वित्तीय वर्ष, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष को चालू वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब देखिए, जब सीएसओ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करने लगता है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करने लगता है, तो जैसे मैं 2-4 चीजों को ले लेता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं एक वस्तु को, गेहूं को ले लेता हूं, दूसरी वस्तु मैं चावल ले लेता हूं और तीसरी वस्तु हम मान लेते हैं चीनी ले लेते हैं। ठीक, ये 3 चीजें हैं। अब हम मानते हैं कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में एक गेहूं की कीमत हम मान लेते हैं 20 रुपए प्रति केजी है, चावल की कीमत हमने माना कि 30 रुपए प्रति केजी है, चीनी की कीमत हमने माना कि 40 रुपए प्रति केजी है। ये इस साल की कीमत है। बात को समझ में आए? अब इन 3 वस्तुओं के दाम को यदि हम जोड़ देंगे, उनके मूल्य को जोड़ते हैं, तो 30, 20, 50, 40, 70 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल का चालू वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन कितने का हुआ? 70 रुपए का। चलिए आगे देखते हैं, ये किस साल हो रहा है? ये 2020-21 यानी कि चालू वित्तीय वर्ष में हो रहा है। अब चलते हैं आगे। अब समय आया 2021-22, 2021-22 में 1 केजी गेहूं का दाम बढ़कर 30 रुपए प्रति केजी हो गया, चावल का दाम बढ़कर 40 रुपए प्रति केजी हो गया, चीनी का दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति केजी हो गया। अब इसको जोड़िएगा, 40, 30, 70, 70, 50 टोटल हो गया 120 रुपए। यानी कि 2020-21 की तुलना में अगले साल 21-22 में अधिक पैसे का उत्पादन हुआ, अधिक रुपए का उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली, दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 70 की तुलना में यहाँ 120 का उत्पादन तो किया, यह बात सही है, लेकिन ये कुछ, चलिए ये संख्या 40, 30, 20, 50 और 50, 40, 90 होगा ये। चलिए, हमने कुछ 90 रुपए का उत्पादन 2020-21 में किया था, 21-22 में उत्पादन 120 का हो गया। ठीक है, अब देखने के लिए तो दाम बढ़ गया, यानी हमने पहले की तुलना में अधिक आय प्राप्त किया, अधिक धन प्राप्त किया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, समझने वाली बात यह है, क्या वास्तव में हमारा उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा है क्या? नहीं, यहाँ भी 1 केजी था, 20-21 में भी 1 ही केजी उत्पादन था, 21-22 में भी 1 ही केजी उत्पादन था। तो यहाँ पर चावल 1 केजी उत्पादन तब था, 1 केजी उत्पादन अब भी है, तब भी था, अब भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको अधिक कीमत मिली है, अधिक मुद्रा का अर्जन हुआ है। तो दोस्तों, यह उत्पादन में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह कीमत में वृद्धि है। तो कहने का आशय यह है कि यदि सीएसओ राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने के लिए हर साल की बढ़ी हुई कीमतों को जोड़ता जाएगा, तो स्वतः बढ़ी हुई कीमतों पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा निकलेगी, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी मानी जाएगी जब किसमें वृद्धि होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा। तो इसीलिए किसी पिछले वित्तीय वर्ष को, मैंने कहा कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष सीएसओ मानता है। तो इसका मतलब यह है कि इस आधार वर्ष में यदि गेहूं की कीमत 15 रुपए प्रति केजी रही होगी, चावल की कीमत 20 रुपए प्रति केजी रही होगी और चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति केजी रही होगी, तो 2011-12 के जिसको आरबीआई ने, जिसको सीएसओ ने मानक के रूप में आधार वर्ष माना है, उस वर्ष की कीमत के आधार पर
इस वर्ष में भी वस्तुओं को उसी कीमत पर जोड़ा जाएगा। क्यों? इसका सबसे सीधा सीधा जवाब है ताकि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का सटीक आंकड़ा निकल के आए, सटीक आंकड़ा निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि तब उसमें हम मुद्रास्फीति नहीं जुड़ेगी, यानी कि उसमें महंगाई नहीं जुड़ेगी, केवल एक्चुअल उत्पादन बढ़ा होगा तभी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, एक्चुअल उत्पादन बढ़ा होगा तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। तो बेस ईयर क्या है? बेस ईयर पिछले किसी वित्तीय वर्ष को मानक के तौर पर सीएसओ जिसको मान लेता है वही आधार वर्ष कहा जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सटीक आंकड़े निकल पाए, महंगाई और मुद्रास्फीति उसमें जुड़ न पाए। ये है, समझ में आ गई बातें इतना। अब हमारी बात आगे बढ़े हम अपनी बात को लेकर, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर यदि हो गई आपको कि वित्त आधार वर्ष क्या है और चालू वित्तीय वर्ष क्या है, तो किसी भी वस्तु की, मैंने ये माना कि अभी की 20 रुपए प्रति केजी गेहूं है चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में, तो ये 20 रुपए गेहूं की जो कीमत है, यह गेहूं की कीमत को हम कहेंगे चालू मूल्य। कहने का मतलब सीधा सीधा आप लोग याद कर लीजिएगा कि चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसे चालू मूल्य कहा जाता है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात आधार वर्ष में उस वस्तु की यानी गेहूं की जो कीमत रही होगी, हमने माना कि गेहूं की कीमत तब 15 रुपए थी, तो यह 15 रुपए गेहूं का क्या कहलाएगा? स्थिर मूल्य कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात है? तो चालू मूल्य क्या है? चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसे चालू मूल्य कहा जाएगा, जबकि आधार वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें थी उसे स्थिर मूल्य कहा जाएगा। ठीक, अब आगे सवाल यह है कि सीएसओ जब राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करता है तो किस आधार पर करता है? चालू वित्तीय वर्ष पर करता है, चालू वित्तीय वर्ष पर किया जाता है, या चालू मूल्य पर किया जाता है, चालू मूल्य पर किया जाता है या स्थिर मूल्य पर किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले सीएसओ इन दोनों पर किया करता था, लेकिन वर्तमान में अब केवल चालू मूल्य पर किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सीएसओ किस मूल्य पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? चालू मूल्य होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, क्या होगा इसका आंसर? चालू मूल्य होगा। तो आज हम 3 चीजें क्लियर कर चुके हैं। नंबर 1 सीएसओ को देख लिए, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुई थी। दूसरा हम ये देख लिए बेस ईयर क्या है। तीसरा हम ये देख लिए चालू मूल्य क्या है, और उसके बाद स्थिर मूल्य भी क्या है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी किन किन विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत में किन किन विधियों से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, तो राष्ट्रीय आय की गणना की कुल 3 विधियां हैं। नंबर 1 को कहा जाता है उत्पादन विधि, नंबर 2 को कहा जाता है आय विधि, नंबर 3 को कहा जाता है व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? कुल 3 विधियां हैं। अब सवाल यह है कि उत्पादन विधि में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आय विधि से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो चलिए
उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना ऐसे की जाएगी, एक फार्मूला याद करिएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा इनटू वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत। कहने का मतलब यह है कि यदि हमने माना कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमने कुल 10 वस्तुओं का उत्पादन किया और इन 10 वस्तुओं की कीमत बाजार में 100 रुपये है, तो 10 दहम बाजार की कीमत 100 रुपये है, तो 100 दहम में कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन विधि से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा इनटू उन वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कारक लागत या साधन लागत नहीं कहा गया। आगे हम इस पर आज ही डिस्कस करेंगे कि बाजार कीमत और साधन लागत या कारक लागत क्या है। तो बाजार कीमत वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा इनटू बाजार कीमत, और एक चीज और इसी में से फिर इतना करके, तो जैसे मैंने माना कि 2020-21 में कुल वस्तुओं की मात्रा 10 थी, उनकी बाजार कीमत 100 थी, तो 100 दहम में 1000 का कुल उत्पादन हुआ क्या, नहीं, 1000 का कुल उत्पादन नहीं हुआ। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, आगत जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनपुट, इसके साथ साथ मूल्य ह्रास, यानी कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में जो भी घिसावट आई है, तो हमने माना कि कुल हमने उत्पादन किया 1000 का, माइनस हम लोग हमारी पूंजी लगी थी, मानते हैं 100 रुपए की, मूल्य ह्रास हुआ था 20 रुपए का, तो 1000 माइनस 120 बराबर जो कुछ भी आएगा, कितना आएगा, 880 रुपए का। तो ये कुल क्या कही जाएगी, ये देश की राष्ट्रीय आय कही जाएगी। और किस विधि पर, उत्पादन विधि पर। क्लियर हो गया। तो राष्ट्रीय आय की 3 विधियां, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो उत्पादन विधि से कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आय विधि क्या है। देखिए आय विधि, इससे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तरीके से होती है। उदाहरण के लिए जब हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र के लोगों की जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं आय विधि से, तो इसके लिए हम श्रमिकों की कुल संख्या में से गुणा कर देते हैं उनकी औसत मजदूरी में। अब ये देखिए, मैंने ये कहा कि आय विधि से जब प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने लगते हैं, सॉरी आय विधि से जब राष्ट्रीय आय का आकलन करने लगते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किया जाता है। जैसे हमने कहा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आय की गणना करनी है आय विधि से, तो श्रमिकों की कुल संख्या इनटू औसत मजदूरी। तो हमने माना कि श्रमिकों की कुल संख्या 100 है और इनकी औसत मजदूरी 500 है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 पचे 50 और 1 2 3 टोटल कितना आ गया, 50,000। अब ये प्लस इसके साथ साथ इसमें से 20% चीजें और माइनस कर दी जाता है। 20% क्यों, 20% जो अन्य पारिश्रमिक होता है जो मजदूरों को दिया जाता है, तो अन्य पारिश्रमिक को इसमें से घटा दिया जाता है। अब 50,000 में से 20% घटा देने पर जो कुछ भी आएगा उसी तरीके से
आय विधि से गणना की जाती है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की। एक आध क्षेत्र और लेते हैं उदाहरण में, जैसे बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र, बैंकिंग एवं बीमा के क्षेत्र। तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में बैलेंस शीट देखी जाती है, बैलेंस शीट और प्लस उनको जो कुछ भी वेतन व भत्ता मिलता है उनके कर्मचारियों को ये जोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई है? आय विधि हो गई है। अब आगे चलते हैं व्यय विधि में कैसे देखते हैं। तो व्यय विधि में ये देखा जाता है कि किसी देश का उपभोग कितना हुआ और किसी भी देश का व्यय कितना हुआ। उपभोग और व्यय को जोड़ने के पश्चात जो भी अंक हमारे सामने प्राप्त होता है उसे हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कहा जाता है। तो तीनों विधियां आपको क्लियर है। अब आगे सवाल ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहले ये देखना है करता कौन है। तो आपको पता है CSO करता है। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने के लिए CSO ने अर्थव्यवस्था के जो भी जितने भी क्षेत्र हैं उनको 14 भागों में या 14 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे हुआ कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, विनिर्माण, बैंकिंग, बीमा, इस तरीके से कुल 14 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अब इन 14 क्षेत्रों में से बांटने के पश्चात इनमें से कुछ क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, आदि, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी आय की गणना करने के लिए CSO उत्पाद विधि का प्रयोग करता है। तो इनके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। और जबकि जो अन्य 14 में से जो अन्य शेष क्षेत्र बच गए हैं इन सभी क्षेत्रों में आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो आपका जवाब होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन उत्पाद विधि और आय विधि दोनों विधियों से किया जाता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण जो है वो उत्पाद विधि से और जो शेष अन्य क्षेत्र हैं उनकी गणना आय विधि से की जाती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, इसको देख लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाएं। देखिए, राष्ट्रीय आय की कुल 4 अवधारणाएं मानी जाती हैं। पहले हम इन तीनों को लिख लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP बोलते हैं। दूसरे को कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। तीसरे को कहा जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम एनडीपी बोलते हैं। चौथे को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम एनएनपी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाओं में मुख्यतः 4 अवधारणाएं: सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, अगला शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये 4 है, इन चारों को हमको समझना है। चलिए बाकी 3 का नीचे हम 3 को नीचे से साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले ये देखेंगे कि जीडीपी क्या है या सकल घरेलू उत्पाद हम किसे कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं जीडीपी क्या है। देखिए कल की क्लास में हम 2-3 चीजें आपसे डिस्कस किए थे कि भौगोलिक सीमा क्या है, अंतिम मूल्य क्या है, और आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उस शब्द का प्रयोग होगा बाजार मूल्य, ठीक है ना। तो बाजार मूल्य या बाजार कीमत की चर्चा भी यहाँ पे आएगी, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की परिभाषा देखते हैं। देखिए किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। इसमें 2-3 शब्द आए हैं, मैंने कहा था कि कल हम डिस्कस किए थे। नंबर 1 भौगोलिक सीमा क्या होती है, दूसरा वित्तीय वर्ष क्या होता है, तीसरा अंतिम वस्तु क्या है या अंतिम सेवा क्या है। मैंने कल एक गेहूं और आटा और ब्रेड का उदाहरण लेकर पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि गेहूं यदि प्राथमिक वस्तु है तो आटा मध्यवर्ती वस्तु है, ब्रेड अंतिम वस्तु है। ब्रेड अंतिम वस्तु की है तो उसकी कीमत ही अंतिम मूल्य कहा जाएगा। तो चाहे आप अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य कहें या तो हम ब्रेड का मूल्य कहें, वो भी अंतिम मूल्य कहा जाएगा। अगला है बाजार मूल्य के। तो बाजार मूल्य का यहाँ आप सीधा सीधा मतलब ये समझिएगा कि उस वस्तु और सेवा की बाजार में कीमत क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं और मैप बना के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम कल की क्लास में इसको हम डिटेल में बता दिए थे, लेकिन हम समझने के लिए आपको बता देते हैं। और मैंने ये कहा था कि समुद्री क्षेत्र में समुद्र के क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को भी क्या माना जाता है, भौगोलिक सीमा के अंदर। अब एक वित्तीय वर्ष का समय आपको बताया गया था कल, कब से कब तक माना जाता है, 1 अप्रैल से लेकर माना जाता है 31 मार्च तक। हाँ, जैसे इस समय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का समय जो चालू वित्तीय वर्ष है, यही कहा जाएगा वर्तमान का वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इस देश में यानी इस क्षेत्र की ये जो भौगोलिक सीमा है, इसके भीतर
जितनी भी वस्तु और सेवा का जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उसका हम अंतिम मूल्य का योग कर लेंगे। तो अंतिम मूल्य का योग लेकिन किस पर? बाजार कीमत पर। हमने माना कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपड़ा हो गया और तमाम, तो इन वस्तुओं की तमाम जितनी भी वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का कि बाजार मूल्य यानी मार्केट में उनकी कीमत क्या है, तो उन सभी को जोड़ लेंगे तो हमको क्या निकल के चला आया जाएगा? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। देखिए अब इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे देश है भारत है, ये हमारा देश यहाँ में बना हुआ है। इस देश में एक साल में यानी एक वित्तीय वर्ष में जितने का भी उत्पादन होगा, बस ध्यान रखने की बात यह है कि वह उत्पादन बाजार कीमत पर जोड़ा जाएगा और अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाएगा, न कि प्राइमरी और मध्यवर्ती वस्तु का कीमत जोड़ा जाएगा। तो ठीक, तो जितना कुछ भी इस देश में उत्पादित होगा उसी को हम देश की क्या कहेंगे? जीडीपी। यहाँ दो चीजें ध्यान में देने वाली बात यह है कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ, भौगोलिक सीमा, जीडीपी पढ़ते समय जीडीपी शब्द में सदैव भौगोलिक सीमा का प्रयोग होगा, जबकि जीएनपी पढ़ेंगे आप वहाँ भौगोलिक सीमा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी में यह जो उत्पादन किया जा रहा है वह हमारे लोगों के द्वारा, यानी कि ये इसमें नागरिक भी हैं और इसमें गैर नागरिक भी हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर देश की आबादी 133 करोड़ अगर देश की आबादी है तो 133 करोड़ तो सब देश में है नहीं, मान लेते हैं इसमें से 10 करोड़ 5 करोड़ बाहर हैं। हम यहाँ पे मानते हैं कि अगर देश में रहने वालों की संख्या 120 करोड़ है और यदि 20 करोड़ विदेशी लोग आके उत्पादन कर रहे हैं तो 120 + 20 यानी 140 करोड़। ये 140 करोड़ के लोगों का देश की सीमा में किया गया उत्पादन ही क्या कहलाया जाएगा? जीडीपी कहा जाएगा। बातें क्लियर हो गई आगे? चलिए अब दूसरा हम देखते हैं कि जीएनपी क्या है। ठीक, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोला जाता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जीडीपी में भौगोलिक सीमा शब्द का प्रयोग हुआ था, नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग होगा इसको डिफाइन करते समय या इसको परिभाषित करते समय। तो चलिए आइए परिभाषा देखते हैं। किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीएनपी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने माना ये हमारा देश है, हमने कहा कि इस देश की आबादी 133 करोड़ है।
अब इस 133 करोड़ में हमने माना कि 120 करोड़ के लोग देश में हैं, बाकी 13 करोड़ के लोग दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जा गए। अब 120 करोड़ के लोगों का जो उत्पादन है वो प्लस यहाँ के लोग जो भी उत्पादित करके जो भी आय भेज रहे हैं, इनकी आय को जोड़ दिया जाता है। कहने का आशय ये है कि सिर्फ नागरिकों का उत्पादन, हमारे देश में जो विदेशी आके उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन से हमको जीएनपी में कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ हम ये देखेंगे कि 120 करोड़ 133 करोड़ की कुल आबादी में से 120 करोड़ के लोगों का उत्पादन देश में हो रहा है, जबकि जो 13 करोड़ के लोग बाहर हैं, तो इन दोनों के उत्पादन का यदि हम योग कर देते हैं तो जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं जीएनपी। ठीक, इसको हम परिभाषित भी, इसका हम फार्मूला भी बना सकते हैं। वो फार्मूला ये होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। कल हम आपको बताए थे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, या पिछले क्लास में हमने ये बताया था कौन सी आय होती है। हमने ये कहा था विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी नेट फॉरेन इनकम। तो नेट फॉरेन इनकम यानी NFI बराबर हमने बताया था x माइनस m। इसका मतलब ये है x वह है जो हमारे देश के लोग विदेशों में कमा रहे हैं और m वह मात्रा है जो विदेश के लोग हमारे देश में कमा रहे हैं। तो x माइनस m करने पर जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाया जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो कहने का आशय है कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को यदि हम जोड़ देते हैं तो जो योगफल प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको ये समझ जाना चाहिए कि जीएनपी और जीडीपी में कौन ज्यादा होगा, जीएनपी ज्यादा होगी देश की या जीडीपी। देखिए यदि हम भारत के देश के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे देश में जीएनपी हमेशा कम होता है। वो कम इसलिए होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हमारे यहाँ की ऋणात्मक होती है, नकारात्मक होती है यानी निगेटिव होती है। हमारा व्यापार संतुलन में नहीं हो रह पाता है। इस कारण हम कहते हैं कि हमारी जीएनपी, हमारे देश में जीएनपी जीडीपी की तुलना में कम ही होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीएनपी बराबर क्या होगा फार्मूला, तो आपका जवाब होगा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFI, ये होगा। और यदि अब आपसे इसी के आधार पर पूछ लिया जाए कि जीडीपी बराबर फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा जीडीपी बराबर ये हो जाएगा जीएनपी, इसको हम माइनस NFI कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम जीडीपी में यानी घर के उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध उत्पादन को जोड़ देते हैं तो हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। तो फिर क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों वाली आय घटा देंगे तो हमको घर का उत्पादन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात है। ये दोनों फार्मूलों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 ये और नंबर 2 आपको ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें हमारे पास और हैं, एक है शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है और दूसरा ये है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, हमारी कोशिश यही है हम इकोनॉमिक्स को आसान से आसान शब्दों में आपको बताएं, जिससे आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें। और देखिए, इकोनॉमिक्स के साथ दिक्कत ये है कि इंटर तक हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं होते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले तो और नहीं पढ़े होते। हाँ, उसके बाद दिक्कत ये आ जाती है कि फिर ग्रेजुएशन में बीएससी, उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन में बीए भी कर रहा है या बीटेक कुछ भी कर रहा है, तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन जब हम जैसे ही कंपटीशन में आते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए कंपटीशन में एक जीएस में एक अहम भूमिका, एक अहम पार्ट के तौर पर होता है, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये कंपटीशन में आने के बाद, ज़्यादातर लोगों के लिए कंपटीशन में आने के बाद ही ये पढ़ने को या देखने को मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें देखिए, चीज़ों को जब समझना होता है, देखिए इतिहास है हम पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में समझने की चीज़ें नहीं होती, लेकिन हाँ, इतिहास की तुलना में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की तुलना में इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ नहीं है, मेरे आगे प्रयास है हम आसान से आसान शब्दों में, बस आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहें। जो भी वीडियो आप लोग देखा करिए, देखिए कोई चीज़ें शुरुआत में आपको 2 मिनट देखने को ये नहीं पता चलेगा कि हाँ टीचर कैसे पढ़ा रहा है या क्या चीज़ों को बता रहा है। शुरुआत में तो हर वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने में, क्या चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, यही चीज़ें बताने में। देखिए, हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो ऐसा है कि आप हर एग्ज़ाम में आप एसएससी सीजीएल देंगे, जीएस भी कठिन आते हैं, कठिन प्रश्न आते हैं जीएस के, बाकी और वनडे एग्जाम्स हैं वहाँ पे पूछा ही जाएगा। लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि आप पीसीएस भी अगर इसको कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसकी विस्तृत बताते हुए कर उसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आपका यह वीडियो जो होगा हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। हाँ, हर एग्ज़ाम आप देने नहीं अगर जाएँ तो मेरा वीडियो देख के जाएँ, और पीडीएफ जो भी डाउनलोड किया जाएगा उसको आप यदि लें तो आपका कंप्लीट नोट्स हो जाए और कंप्लीट आपके पास पूरा मैटर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है, इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के संकट में, वैश्विक महामारी में हम आपको निःशुल्क और सारी चीज़ें कंप्लीट, हाँ, एक 2 वीडियो पर डे हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप बाकायदा एक कॉपी रख लीजिएगा, एक हिस्ट्री की, एक इकोनॉमिक्स की। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये दोनों सब्जेक्ट हम आपको डिटेल में क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है, तीसरी जो अवधारणा है राष्ट्रीय आय की, वो है शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शुद्ध घरेलू उत्पाद कहें या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहें, ये दोनों आपको तभी समझ में आएगा जब आपको जीडीपी और जीएनपी समझ में आया होगा। जीडीपी समझ में आई होगी तो एनडीपी आसानी से समझ में आ जाएगी, और जीएनपी समझ में आएगी होगी तो एनएनपी समझ में आ जाएगी। हाँ, और दोनों समझ में आई हो तो दोनों बेहतर तरीके से इसको ऐसे सुनिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसके एनडीपी का संबंध किससे है? जीडीपी से ही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी देश की ये भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में जितने का भी उत्पादन हुआ हो, वह उत्पादन चाहे हमारे नागरिकीय हो चाहे गैर नागरिकीय हो, उनके बाजार मूल्य का, इनके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, उस मौद्रिक मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। सकल का मतलब कुल होता है, घरेलू का मतलब होता है घर में, उत्पाद का मतलब उत्पादन। यानी एक साल में हम घर में कुल